एडवोकेट गिरिराज वर्मा समाज में बेहद प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। लोग उसके आदर्श चरित्र की मिसालें देते नहीं थकते थे। लेकिन जब एक रात उसी के घर में बेहद रहस्यमय ढंग से उसकी हत्या हो गई तो ऐसे ऐसे चौंकाने वाले राज सामने आए कि लोग हैरान रह गए। कौन थी सनाया गौतम? गिरिराज वर्मा ने मरने से पहले या यूं कहें कि मारे जाने से पहले अपनी पूरी जायदाद जिसके नाम कर दी थी। क्या अधेड़ावस्था में एकाकी जीवन बिता रहे गिरिराज वर्मा को अपने जीवन में चीनी कम लगने लगी थी, जिसके चलते उसने अपने सिद्धांतों से समझौता कर लिया था? या वो ऐसे जहरीली नागिन के जाल में फंस गया था जिसके जहर का कोई तोड़ नहीं था? या फिर गिरिराज वर्मा पर सचमुच किसी चुड़ैल का साया था? जानने के लिए पढ़े एक तेज रफ्तार मर्डर मिस्ट्री काला साया। मोहित इंटरनेशनल फ्लाइट से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा। न्यूयॉर्क से दिल्ली के लंबे सफ़र में ज़्यादातर समय उसने सोते हुए ही बिताया था। काम की भागदौड़ के कारण पिछली कई रातों से वो पूरी नींद नहीं ले पा रहा था। वो न्यूयॉर्क में काम करता था, लेकिन उसका काम ऐसा था कि उसे एक देश से दूसरे देश जाना पड़ता था। यहाँ भारत में तो उसका घर ही था, लेकिन लंबे अरसे से वो घर नहीं गया था। मोहित करीब 3 साल बाद भारत वापस आ रहा था। 2 साल उसने अमेरिका में पढ़ाई की थी और पढ़ाई पूरी करने के बाद वहीं जॉब लग गई थी। मोहित का प्लान अपना लक्ष्य पूरा करके ही स्वदेश लौटने का था, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि उसे समय से पहले वापस लौटना पड़ रहा था। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान ही एक कस्टम ऑफिसर उसे बुलाकर बाकी यात्रियों से अलग ले गया। उसे एक बड़े रूम में ले जाकर बैठाया गया, जहां कुछ और पैसेंजर भी बैठे थे। फिर बाद में उसे पता चला कि वहां कोरोना वायरस के सिलसिले में कुछ यात्रियों की अलग से जांच की जा रही थी। उनमें से वो भी शामिल था। शिट, आते ही आते दिमाग खराब। इन लोगों को लग रहा है कि मैं वहां अमेरिका से इनके लिए कोरोना वायरस गिफ्ट में लेकर आ रहा हूं। लेकिन जल्द ही मोहित को पता चल गया कि वो कोई बड़ी जांच नहीं हो रही थी। केवल उन पैसेंजर्स को अलग करके उनकी जांच की जा रही थी जिनके पिछले कुछ महीनों में चीन आना जाना हुआ था। इत्तेफाक से मोहित भी उनमें शामिल था। अभी 3 महीने पहले ही वो अपनी कंपनी के ही काम के सिलसिले में बीजिंग गया था और वहां उसे करीब 20 दिन रुकना भी पड़ा था। उस बड़े रूम में मोहित को मिलाकर 8-10 यात्री ही थे। उनके अलावा 2 कस्टम ऑफिसर थे। उन लोगों को बारी बारी से एक रूम में भेजा जा रहा था। उनका सामान भी डबल चेकिंग के लिए ले जाया गया था। मोहित को इसकी उम्मीद नहीं थी। वो चीन से नहीं आया था, वो अमेरिका से आया था। चीन वो 3 महीने पहले गया था। उसने अच्छी तरह सुन रखा था कि एयरपोर्ट पर होने वाली इस तरह की जांचों में संदिग्ध पाए जाने पर मरीज को क्वारंटाइन में रख दिया जाता है। इतने सालों बाद अपने देश वापस लौटने पर वो इस तरह का स्वागत नहीं चाहता था। उसने कस्टम ऑफिसर से ही पूछा। डोंट वरी सर, ऑफिसर ने उसे तसल्ली दी। ये बस फॉर्मल जांच है, कोई मेडिकल जांच नहीं है। समझ लीजिए एक तरह का सर्वे है। आप तो जानते ही हैं कोरोना वायरस कितना खतरनाक साबित हो रहा है। ऐसे में हर लेवल पर सावधानी बरतनी पड़ रही है। मोहित ने सहमति में सिर हिला दिया। मेडिकल जांच नहीं होने की बात से उसे राहत मिली। अगर मेडिकल जांच होती तो मामला लंबा खिंच सकता था। कई यात्रियों के बाद उसका नंबर भी आया। अंदर रूम में 2 मेडिकल ऑफिसर, टाइप लगने वाले लोग और एक कस्टम ऑफिसर मौजूद था। उन्होंने मोहित से उसकी पिछली चीन यात्रा के संबंध में ही सवाल किए, जैसे कि वो किस काम के सिलसिले में चीन गया था, वहाँ कितने दिन रुका, कहाँ कहाँ गया, और सबसे ज़्यादा उनका जोर इसी बात पर रहा था कि वहाँ से लौटने के बाद उसे किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी तो नहीं हुई थी। अपने चीन प्रवास के दौरान या वहाँ से वापसी के बाद जुकाम वगैरह जैसे कोई सिम्टम्स तो नहीं हुए थे। मोहित ने
धैर्यपूर्वक उनके सभी सवालों के जवाब दिए जिनसे वो संतुष्ट भी नजर आए। सबसे ज़्यादा संतुष्ट वो लोग इसी बात से हुए कि अपने चीन प्रवास के दौरान मोहित मुख्यतः बीजिंग में ही रुका था। उसे किसी काम के सिलसिले में वुहान तो क्या किसी और शहर नहीं जाना पड़ा था। उसका कंपनी का काम सिर्फ और सिर्फ बीजिंग तक ही सीमित था और काम की व्यस्तता के कारण घूमने फिरने में भी उसकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रही थी। मोहित को वो सब कुछ सचमुच एक फॉर्मेलिटी जैसा ही लगा। वैसे भी कोरोना वायरस के कारण जो हालात पैदा हो रहे थे उन्हें देखते हुए तो अगर वो लोग उसे क्वारंटाइन भी कर देते तो भी शायद कोई बड़ी बात नहीं होती। इंस्पेक्शन से फुर्सत मिलने के बाद वो वापस बाहर वाले कमरे में पहुंचा जहां अब एक ही कस्टम ऑफिसर मौजूद था। उसके अलावा एक बेहद खूबसूरत युवती थी जो अपना डबल चेकिंग होकर आया हुआ सामान कलेक्ट कर रही थी। युवती का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ लग रहा था। शायद वो भी बाकी यात्रियों की तरह ही उस जांच में एक्स्ट्रा टाइम लगने से नाराज थी। उसके बगल में ही एक हाथ से धकेली जाने वाली ट्रॉली में मोहित का सामान भी पड़ा था। मोहित उनके पास पहुंचा। एनीवे, वो युवती कस्टम ऑफिसर से बोली, यू फॉरगेट वन प्लेस टू चेक। तुम एक जगह चेक करना भूल गए। व्हाट? कस्टम ऑफिसर आश्चर्य से युवती से बोला, माई एस। युवती ने अपने दाहिने हाथ के बीच की उंगली खड़ी करके कस्टम ऑफिसर के चेहरे के सामने की, जैसे हवा में खंजर भोंक रही हो। कोरोना वायरस इज स्टक इन इट। मेरी कोरोना वायरस उसमें घुसा हुआ है। कस्टम ऑफिसर हक्का बक्का सा उसे देखता रह गया। गुस्से से लाल चेहरा लिए युवती घूमी और बिना मोहित की ओर नजर डाले अपने सामान वाली ट्रॉली लेकर रूम से बाहर निकल गई। मोहित का मन जोर से ठहाका लगाकर हंसने का कर रहा था, लेकिन कुछ पिछले दिनों की टेंशन और कुछ कस्टम ऑफिसर का लिहाज करके वो हंसा नहीं। उसने एक खेदपूर्ण मुस्कान के साथ कस्टम ऑफिसर की ओर देखा जो अपने आप को संयत करने की कोशिश कर रहा था। फिर मोहित भी अपना लगेज लेकर वहां से बाहर निकल गया। मोहित वेटिंग लाउंज में पहुंचा। वहां उसकी बड़ी बहन मानसी उसका इंतजार कर रही थी। मोहित को आते देख कर वो सीट पर से उठकर खड़ी हो गई। मोहित उसके पास पहुंचा तो उसने आगे बढ़कर मोहित को गले से लगा लिया। ठीक हो ना भाई? वो उसकी पीठ थपथपाते हुए बोली। हाँ, मोहित बोला, ठीक ही तो हूँ, मुझे क्या होना है भला? खाक ठीक हो? वो उससे अलग होते हुए थोड़े नाराजगी भरे स्वर में बोली। दाढ़ी बढ़ा रखी है, चेहरा भी उड़ा उड़ा लग रहा है। अमेरिका में खाना पानी नहीं मिलता क्या? ये मोहित ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। ये तो कुछ नहीं है, आजकल तो दाढ़ी रखने का फैशन चल रहा है ना? हाँ, और जैसे मुझे पता नहीं कि मेरा भाई कितना फैशन पसंद है। तुम्हें तो अगर कोई दाढ़ी रखने के लिए 1 लाख रुपए दे तो भी तुम दाढ़ी न रखो। मोहित मुस्कुराया। असल बात यही थी कि 3 महीने पहले हुई घटना के बाद से उसकी दिनचर्या काफी गड़बड़ाई हुई थी। मोहित ने कुछ देर इंतजार किया, लेकिन मानसी को वहां से चलने का उपक्रम नहीं करते देखकर उसे हैरानी हुई। अब क्या हुआ? उसने पूछा। वैशाली का इंतजार कर रही हूँ, मानसी बोली। वैशाली? मेरी ननद, तुम्हारे जीजा की बहन। मोहित ने वैशाली का नाम सुना था, लेकिन उसे कभी देखा नहीं था। उसे बस इतना पता था कि वो अमेरिका में स्टडी कर रही थी। लो आ गई वो, अचानक मानसी प्रफुल्लित स्वर में बोली। वैशाली। फिर उसने ध्यानाकर्षित करने के लिए हाथ हिलाते हुए आवाज लगाई। मोहित ने उसके हाथ हिलाने की दिशा में देखा। उधर से वही युवती ट्रॉली पर अपना सामान लिए उनकी ओर आ रही थी, जिसे मोहित ने अभी कुछ ही देर पहले चेकिंग रूम में देखा था, जो कस्टम ऑफिसर को बता रही थी कि कोरोना वायरस कहाँ था। ओ माय गॉड, मोहित के मुंह से निकल गया। क्या हुआ? मानसी चौंकी। कुछ नहीं, मोहित हड़बड़ा गया। यही है वैशाली? हाँ, सचमुच अजीब बात है ना, तुम दोनों इतने सालों बाद वापस आ रहे हो, एक ही फ्लाइट से आए हो, लेकिन एक दूसरे को नहीं जानते।
तब तक वैशाली भी वहां आकर खड़ी हो गई। उसने एक बार घूरकर मोहित की ओर देखा, फिर मानसी की ओर देखकर बोली, हाय भाभी। हाय कहकर मानसी उससे गले मिली, फिर उससे बोली, वैशाली इससे मिलो, ये है मोहित, मेरा छोटा भाई। मोहित, ये है वैशाली। हाय। उसने एक उड़ती सी नज़र मोहित पर डाली और फिर अपना मोबाइल निकालकर उसमें कुछ चेक करने का दिखावा करने लगी। मोहित ने उसके अभिवादन का प्रत्युत्तर दिया, लेकिन उसके दिमाग में यही चल रहा था कि ये कितना अजीब संयोग था कि अभी अभी कस्टम ऑफिसर पर टिप्पणी करने वाली वो लड़की उसकी रिश्तेदार निकल आई थी, वो भी ऐसी रिश्तेदार जिसे उसने कभी जिंदगी में नहीं देखा था, जीजा की बहन। मोहित को इस बात की भी हैरानी थी कि वो दोनों एक ही फ्लाइट से एक साथ आ रहे थे। मानसी उन दोनों का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। फिर वे तीनों एयरपोर्ट से बाहर निकले। कार पार्किंग में मानसी की कार खड़ी थी। मोहित ने अपना सामान कार की डिक्की में रखा, जिसके बाद तीनों कार में सवार हुए और कुछ ही देर में उनकी कार एयरपोर्ट से निकल सड़क पर दौड़ रही थी। मोहित कार की खिड़की से बाहर झांककर दिल्ली की सड़कों का नज़ारा देख रहा था। इतने सालों बाद लौटने पर थोड़ा बहुत बदलाव तो महसूस हो रहा था, लेकिन विशेष कुछ नहीं बदला था। वही ट्रैफिक की भीड़भाड़, वही रास्ते और वही सब कुछ। मोहित पिछली सीट पर बैठा था। कार मानसी चला रही थी और वैशाली उसके बगल में ही बैठी थी। मानसी वैशाली से उसकी पढ़ाई और अमेरिका के बारे में पूछ रही थी। इतने लंबे सफर के कारण पहले ही दिमाग खराब था। मानसी से बातें करती हुई वैशाली बोली, ऊपर से एयरपोर्ट पर कोरोना की जांच के नाम पर अलग से रोक लिया, वहाँ 1 घंटा और लगाया। मेरा इतना दिमाग खराब हो गया था कि मैं वहाँ मौजूद उस बेचारे कस्टम ऑफिसर को ही उल्टा सीधा बोल गई। बेचारा अच्छा आदमी था, पलटकर एक शब्द भी नहीं बोला मेरे से। एक शब्द बोलने लायक मोहलत ही कहाँ दी थी तुमने उसे, मोहित ने मन ही मन सोचा। वैसे भी मोहित को लगा कि वैशाली वो बात मानसी को नहीं बता रही थी, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से मोहित को ही सफाई दे रही थी। मोहित ने उनकी बातचीत के बीच दखल नहीं दिया। बीच बीच में मानसी उससे कुछ कहती भी तो वो संक्षिप्त बातचीत ही कर रहा था। वो उस समय बातचीत करने जैसा महसूस नहीं कर रहा था। उसने फिर आंखें मूंदकर अपना शरीर ढीला छोड़ दिया। तभी वैशाली की आवाज़ उसके कानों में पड़ी और उसने अपनी आंखें खोल दी। शनाया गौतम को पुलिस ने पकड़ लिया। नहीं, एक क्षण की खामोशी के बाद मानसी बोली। उसका स्वर गंभीर था। अभी उसका कोई पता नहीं चल पाया है। बचकर कहाँ जाएगी? वैशाली बोली। एक न एक दिन तो पुलिस उसे पकड़ ही लेगी। शनाया गौतम, वो नाम हथौड़ी की तरह मोहित के दिमाग से टकराया। वे लोग नैनीताल स्थित मानसी और अरविंद के घर पहुंचे, जहां जीजा अरविंद सक्सेना ने गले लगाकर मोहित का स्वागत किया। मानसी का पति अरविंद सक्सेना क्रिमिनल लॉयर था और काफी खुश मिजाज इंसान था। अरविंद और मानसी की करीब 1.5 साल पहले ही शादी हुई थी। दोनों इतने खुश मिजाज और उत्साही किस्म के जीव थे कि शादी को साल भर बीतने के बाद भी अब भी न्यूली वेडेड कपल की तरह ही मस्ती करते थे। लेकिन करीब 3 माह पूर्व मानसी के पिता की हत्या की घटना ने उन्हें झकझोर कर रख दिया था। मानसी और अरविंद का नैनीताल के अलावा दिल्ली में भी एक मकान था। शादी से पहले तक वे नैनीताल में ही रहते थे, लेकिन शादी के बाद वे दिल्ली में रहने चले गए थे, जहां उन्होंने वो मकान लिया था। करीब साल भर तक उनके परिवार को किसी तरह की दिक्कत पेश नहीं आई, लेकिन करीब 3 महीने पहले हुई घटना ने उनके परिवार की खुशियों को ग्रहण लगा दिया था। घर ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन काफी खुला खुला सा था। खिड़कियां काफी बड़ी थी। ऊपर से नैनीताल जैसा पर्यटन स्थल, खिड़कियों से बाहर का नजारा मन मोह लेता था। बाहर से आती ठंडी हवा दिलो दिमाग को ताज़ा कर देती। अरविंद मोहित को एक कमरे में ले गया। ये कमरा सेट किया है तुम्हारे लिए, मानसी ने। अरविंद प्रफुल्लित स्वर में बोला। पसंद आया? मोहित ने कमरे में चारों तरफ नजर मारते हुए स्वीकृति में सिर हिलाया। वैसे मैं ज्यादा दिनों तक यहाँ नहीं रहूंगा,
फिर वो अरविंद से बोला, अरे भाई तुम्हारा घर है, ज़्यादा कम दिनों की बात मत करो। ये बताओ वैशाली तुम्हें कहाँ मिली? एयरपोर्ट पर, जबकि तुम दोनों एक ही प्लेन से आए थे। ये वैशाली भी पूरी पागल है, एकदम से बिना बताए इस तरह आ गई। अगर मुझे बता देती कि वो उसी फ्लाइट से आ रही है जिससे तुम आ रहे हो तो मैं पहले ही तुम्हें बता देता, और उसे भी। तुम दोनों की रास्ते में ही मुलाकात हो जाती। इंस्पेक्टर साहब से बात हुई? एकाएक मोहित बोला। इंस्पेक्टर? ओ हाँ, उनसे बात हो गई है। वो आज शाम को ही आ रहे हैं, हो सकता है रात हो जाए। ठीक है, थैंक्स जीजा जी। इसमें थैंक्स की क्या बात है? अरविंद ने मोहित का कंधा थपथपाया। ये थैंक्स सॉरी बोलना बंद करो। सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। ठीक है, मोहित ने मुंह बनाया। अरविंद मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गया। शाम को डोरबेल की आवाज़ सुनकर मोहित घर के बाहर वाले कमरे में, जो कि एक छोटे हॉल जैसा था, पहुंचा तो उसने पाया कि अरविंद पहले ही वहां पहुंच चुका था और दरवाज़ा खोलने भी लगा था। मोहित अपनी जगह पर ही रुक गया। दरवाज़ा खुलते ही पुलिस की यूनिफॉर्म पहने एक शख्स ने हॉल में प्रवेश किया, जो कि 40 के पेटे में पहुंचा हुआ लग रहा था। सूरत से वो काफ़ी गंभीर लगने वाला शख्स था। हालांकि गोरी रंगत और चेहरे पर किसी तरह का दाग निशान न होने से उसे खूबसूरत, या इंग्लिश में मर्दों के लिए खूबसूरत लगने के सिलसिले में जो शब्द प्रयोग किया जाता है, हैंडसम भी कहा जा सकता था। उसकी चेहरे पर मूछें उसकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा रही थी। करीब 6 फीट लंबे कद के मालिक उस शख्स का शरीर भी पहलवानों जैसा था। उसकी वर्दी में कंधे पर लगे 3 सितारों से पता चल रहा था कि वो पुलिस इंस्पेक्टर था। आइए इंस्पेक्टर साहब, अरविंद बोला, आज कुछ ज़्यादा ही ठंड है। उसने के उच्चारण के साथ ही सिर को हल्के से जुम्बिश दी। कमरे में घूमती उसकी निगाह मोहित पर आकर जम गई। अरविंद ने उसकी नज़रों का अनुसरण किया, फिर मोहित पर नज़र पड़ते ही बोला, अरे मोहित, तुम भी यही हो? चलो अच्छा है, इनसे मिलो। ये है इंस्पेक्टर वैभव शुक्ला, बड़े कड़क इंस्पेक्टर हैं। अपराधी इनके नाम से थर थर कांपते हैं। अंकल के केस की इन्वेस्टिगेशन यही कर रहे थे। कर रहा था, नहीं कर रहा हूँ। केस अभी भी क्लोज नहीं हुआ है। इंस्पेक्टर गंभीर स्वर में बोला। हाँ, वही कर रहे हैं। अरविंद ने संशोधन किया। ये तुम्हें केस के बारे में पूरी जानकारी देंगे, जो भी तुम जानना चाहो। इंस्पेक्टर साहब मेरे दोस्त हैं, इसीलिए मेरे विशेष अनुरोध पर इन्होंने खास तौर पर इसी काम के लिए हमारा मेहमान बनना कबूल किया है। और इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे ब्रदर इन लॉ मोहित वर्मा हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। गिरिराज वर्मा के बेटे, इंस्पेक्टर ने कहा। उसकी आवाज़ भी भारी और रौबदार थी। मोहित ने आगे बढ़कर इंस्पेक्टर की ओर हाथ बढ़ा दिया। इंस्पेक्टर ने मोहित को गहरी निगाहों से देखते हुए उससे हाथ मिलाया। मोहित ने महसूस किया कि इंस्पेक्टर के हाथ की पकड़ लोहे के सिकंजे की तरह मजबूत थी। अरविंद ने उन्हें सोफे पर बैठने का इशारा किया और कुछ चाय नाश्ते की व्यवस्था करने की बात कहकर वहां से चला गया। मोहित और इंस्पेक्टर आमने सामने सोफे पर बैठ गए। आपको यूएसए से वापस आने की फुर्सत मिल गई? इंस्पेक्टर वैभव ने गंभीर स्वर में कहा। मोहित चौंका। वो प्रत्यक्षतः एक व्यंग्य ही लग रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर की आवाज़ सामान्य थी। एक अनजान व्यक्ति से इस तरह का ताना फौरन मूड खराब करने के लिए काफ़ी था। लेकिन एक तो वो पुलिस वाला था, दूसरा वो पुलिस वाला वो था जो मोहित के पिता के मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, और तीसरे वो वहां आया ही मोहित की मदद करने के लिए था। मोहित को उसके पिता के मर्डर केस के बारे में डिटेल से बताने के लिए। जी हाँ, मोहित अपने स्वर को सामान्य बनाए रखने की कोशिश करते हुए बोला। विदेश में काम करने का यही झंझट होता है, एकदम से आना संभव नहीं हो पाता। फिर वो थोड़ा ठहरकर बोला, चाहे बाप का अंतिम संस्कार ही क्यों न करना हो। इंस्पेक्टर ने चौंक कर मोहित की ओर देखा, फिर मोहित के चेहरे पर छाई गंभीरता देखकर उसके चेहरे की गंभीरता में थोड़ी कमी आई। कुछ क्षण दोनों के बीच
मौन छाया रहा। फिर इंस्पेक्टर ने ही कहा, वकील साहब की खास रिक्वेस्ट है कि मैं इस मर्डर केस की पूरी डिटेल्स आपको बताऊं, आपके सारे सवालों के जवाब दूं, उन सवालों के जिनके जवाब मेरे पास हैं, जिनमें जाहिर है कि ये सवाल शामिल नहीं है कि मुजरिम इस वक्त कहाँ है। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ये सब क्यों जानना चाहते हैं। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं इस केस के बारे में क्यों जानना चाहता हूँ। मोहित के स्वर में हैरानी थी। मेरे कहने का मतलब है कि इस जानकारी से आपको क्या हासिल होगा। मोटी मोटी जो जानकारी है वो तो आपको पता ही होगी, अखबारों वगैरह में भी छपा था, और आप भले ही यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन आपकी बहन के माध्यम से वो सारी जानकारी तो आपको मिल ही गई होगी। तो मेरा सवाल ये है कि इस सब का रिपीट टेलीकास्ट मुझसे क्यों सुनना चाहते हैं, और क्या आपका इरादा इस जानकारी का कोई विशेष उपयोग करने का है। इंस्पेक्टर साहब, मोहित बोला, मुझे पता है कि आप बेहद व्यस्त आदमी हैं, आपको और भी बहुत से काम रहते हैं, और जीजा जी के कहने पर आप ये जो जानकारी मुझे देने वाले हैं, ऐसा करके आप उन्हीं के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ भी फेयर कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अब आपके सवालों का जवाब, आपने सही कहा कि मुझे अपनी बहन अखबार वगैरह के माध्यम से मोटी मोटी जानकारी मिल चुकी है, लेकिन उस वक्त मैं अपने होश में नहीं था। उस खबर को सुनने के बाद ये समझ लीजिए कि मुझे अपना दिमाग ठिकाने पर लाने में ही 3 महीने लग गए हैं। मोहित इंस्पेक्टर से ये बात कह तो रहा था, लेकिन उसे यकीन था कि उसका दिमाग अभी भी ठिकाने पर नहीं था, और अब मैं उस घटना के बारे में डिटेल्ड जानकारी चाहता हूँ, वो भी किसी विश्वसनीय सूत्र से। मैं इसके लिए पुलिस स्टेशन की दौड़ लगाने वाला था, लेकिन जीजाजी ने बताया कि आप उनके गहरे दोस्त हैं और आप सीधे ये जानकारी मुझे दे सकते हैं। वैसे भी एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रूप में आपने इस मामले की पूरी पड़ताल की है, तो आपके माध्यम से मुझे जो भी जानकारी मिलेगी वो पुख्ता ही होगी। हो सकता है मुझे उस घटना और उसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताते समय केस से जुड़ी कुछ बारीक चीज़ों पर आपका खुद ही ध्यान चला जाए, और इसीलिए अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके लिए भी ये कसरत पूरी तरह टाइम वेस्टिंग साबित नहीं होगी। आप जानना चाहते हैं कि इस जानकारी का क्या उपयोग मेरे जहन में है, तो इसका जवाब ये है कि फिर मोहित थोड़ा ठहरकर बोला, आपको क्या लगता है। इंस्पेक्टर होठ भींचे मोहित के चेहरे को देखता रहा। मोहित के चेहरे पर गंभीरता के साथ एक किस्म के जुनून की झलक भी दिख रही थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन वो शांति किसी तूफान के आगमन से पहले की शांति की तरह ही थी। रिवेंज, फिर इंस्पेक्टर बोला। मोहित ने कुछ नहीं कहा। तो आप बदला लेना चाहते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मोहित शांत स्वर में बोला। खैर, इंस्पेक्टर वैभव ने गहरी सांस लेकर कहा, वो कोई नाशुक्रा ही होगा जो अपने पिता के कत्ल का बदला ना लेना चाहता हो, लेकिन फिर भी कानून व्यवस्था भी एक चीज होती है। मेरी आपसे यही सलाह है कि जोश में आकर ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे आपका नाम अपराधियों की लिस्ट में आ जाए। समझ लीजिए, मैं उसे गिरफ्तार करवाकर ही अपना बदला लूंगा। मोहित संयमित स्वर में बोला। आप दिलचस्प आदमी हैं मिस्टर मोहित। आप बोलते तो कुछ और हैं, लेकिन सुनाई कुछ और देता है। बहरहाल, मैं यहाँ वकील साहब की रिक्वेस्ट पूरी करने आया हूँ। बाकी बातें तो होती ही रहेंगी। बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप। सब कुछ। सब कुछ? वो भी शुरू से? तो फिर सुनिए। गिरिराज वर्मा शहर के नामी वकील थे। वकील होने के साथ ही वे बेहद संपन्न भी थे, क्योंकि उनके पास पुरखों की छोड़ी गई अच्छी खासी जायदाद भी थी और कुछ कंपनियों के शेयर भी थे, जिनसे वे खूब मुनाफा कूटते थे। यानी पैसों की उनके पास कोई कमी नहीं थी। हिल रोड पर उनका एक घर था, जो ज़्यादा भव्य तो नहीं था, लेकिन बड़ा ज़रूर था। वो घर उन्होंने करीब साल भर पहले ही खरीदा था। घर में कई कमरे थे, जिसमें अच्छा खासा बड़ा संयुक्त परिवार भी सुविधापूर्वक रह सकता था।
लेकिन अधिकांश लोगों को यही लगता था कि उस घर में गिरिराज वर्मा अकेले ही रहते थे। घर में 2 सर्वेंट क्वार्टर भी थे, लेकिन गिरिराज वर्मा के यहाँ कोई घरेलू नौकर नहीं था। परिवार के नाम पर उनकी 2 संतानें थीं, एक बेटी मानसी और बेटा मोहित। मानसी की करीब 1.5 साल पहले शादी हो गई थी। मोहित भी अमेरिका में जॉब लगने के बाद पिछले 3 सालों से बाहर ही रह रहा था। कुल मिलाकर गिरिराज वर्मा का जीवन काफी एकाकी हो चला था, लेकिन ये उनके लिए दुख का कारण नहीं था। वो असल में ऐसे व्यक्ति थे जो एकाकीपन में खुश रहते थे। शायद इसी कारण उन्होंने अपनी पत्नी के देहांत के बाद दूसरी शादी करने में भी कोई रुचि नहीं दिखाई। पत्नी के देहांत के समय वे 40 के आसपास थे और बच्चे भी कोई ज्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन पत्नी के जाने के बाद गिरिराज वर्मा ने जीवन के एकाकीपन को साथी बना लिया और दूसरे जीवन साथी के बारे में सोचना भी गवारा नहीं किया। उनके आदर्श चरित्र की लोग मिसालें देते थे, यहाँ तक कि उनके कभी किसी के साथ अफेयर जैसी बात भी सामने नहीं आई। वे काफी मिलनसार व्यक्ति भी थे, जिसके चलते उनके मित्रों शुभचिंतकों की कोई कमी नहीं थी। नैनीताल में उनका अच्छा खासा रुतबा था। बड़े बड़े नेताओं अधिकारियों के साथ उठना बैठना भी रहता। लगातार 3 साल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके होने के बाद वर्तमान में संरक्षक की भूमिका निभा रहे थे। समाज सेवी कार्यों में सबसे आगे रहते। दान धर्म पुण्य समाज सेवा के कार्यों में लोगों को सबसे पहले उनकी याद आती। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदलने लगा। करीब साल भर पहले गिरिराज ने लोगों से दूरी बनाना शुरू कर दिया। वो अब पहले की तरह कार्यक्रमों में नहीं जाते। उन्होंने कोर्ट भी जाना कम कर दिया। वो जैसे अपने आप को सिमटते जा रहे थे और उन्होंने ये इतनी खामोशी के साथ इस ढंग से किया कि लोग इस चीज को नोटिस भी नहीं कर पाए। जिन्होंने नोटिस किया और इसकी वजह जाननी चाहिए, उन्हें गिरिराज ने यही सफाई दी कि अब दुनिया की भागदौड़ में उनका मन नहीं लगता। अब वे अपना समय घर पर ही किताबें पढ़ते हुए या टीवी देखते हुए बिताते हैं। उनका इतना अपना तो कोई वहां था ही नहीं जो उनके इस तरह समाज से अलग थलग होने का कारण जानने या उन्हें वापस समाज से जोड़ने की कोशिश करने उन पर दबाव डाल पाता। मोहित अमेरिका में था और मानसी भी अपने पति अरविंद के साथ उस समय दिल्ली में रह रही थी। कुल मिलाकर गिरिराज के और उन्हीं के द्वारा चुने गए उनके एकाकीपन के जीवन के बीच कोई बाधा नहीं थी। और इसी बीच गिरिराज वर्मा के हील रोड स्थित घर में उनका कत्ल हो गया। गिरिराज वर्मा की लाश उनके घर के स्टडी रूम में उस रिवॉल्विंग चेयर पर पाई गई जिस पर वो बैठा करते थे। रिवॉल्वर की गोली ने उनकी कनपट्टी में सुराख कर दिया था और रिवॉल्वर लाश के पास ही फर्श पर पड़ी मिली थी, जैसे हाथ से फिसलकर गिर पड़ी हो। पहली नजर में ये पूरी तरह सुसाइड केस था। पुलिस को कोई संदेह सुबह नहीं था। अकेलेपन से उदास अवसादग्रस्त एक अधेड़ व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली थी तो उसमें क्या हैरानी की बात हो सकती थी। लेकिन मृतक के जानने वाले इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनके मुताबिक गिरिराज वर्मा काफी सुलझे हुए इंसान थे। वो आत्महत्या करना तो दूर, आत्महत्या करने की सोच भी नहीं सकते। फिर जो हुआ वो कैसे हुआ? पुलिस के लिए ये एक ऐसी मिस्ट्री थी जिसे सुलझाना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा था। और वो मुश्किल तब और बढ़ गई जब मृतक की वसीयत पढ़ी गई। अपनी वसीयत में उसने अपनी सारी जायदाद अपने बेटे मोहित वर्मा के नाम नहीं की थी, अपनी बेटी मानसी सक्सेना के नाम नहीं की थी, अपने दामाद अरविंद सक्सेना के नाम नहीं की थी। मशहूर क्रिमिनल लॉयर गिरिराज वर्मा ने अपनी मृत्यु के बाद अपनी पूरी जायदाद, सारी चल अचल संपत्ति जिसकी वैल्यू करोड़ों रुपए में थी, शनाया गौतम के नाम की थी। अब ये शनाया गौतम कौन थी, इसका पता पुलिस आज तक नहीं लगा पाई थी। पुलिस ने मृतक के परिजनों से लेकर उसके परिचितों से सभी से पूछताछ की, लेकिन कोई भी शनाया गौतम के बारे में कुछ भी नहीं बता पा रहा था। पुलिस के लिए ये एक बड़ी पहेली थी। आखिर एकदम से जमीन फाड़कर
ये शनाया गौतम कहाँ से निकल आई, जिसके नाम मृतक ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी कर दी थी। शनाया गौतम का नाम सामने आने के बाद पूरा केस ही दक्षिण दिशा में घूम गया था। मृतक के परिजनों ने भी हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए केस के नए सिरे से जांच की मांग की। वे पहले से ही मानने के लिए तैयार नहीं थे कि गिरिराज वर्मा आत्महत्या कर सकते थे। अब शनाया गौतम के रूप में ये नया पेच आने के बाद उनका संदेह यकीन में बदल गया था। पुलिस ने भी मृतक के परिजनों की मांग को स्वीकार करते हुए आत्महत्या के अलावा कुछ और भी होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए जब नए सिरे से मामले की जांच शुरू की तो एक के बाद एक चौंका देने वाले खुलासे होने लगे। घर के एक कमरे में, जिसमें एक मजबूत सेफ रखी रहती थी, लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज की जांच करने पर उसमें एक युवती सेफ खोलकर उसमें से नगद रकम व गहने निकालकर एक बैग में भरती हुई साफ दिखाई दी। मृतक की बेटी मानसी ने पुलिस को बताया कि उस तिजोरी में किसी इमरजेंसी के लिए उसके पिता ने 20 लाख रुपए की रकम रख छोड़ी थी और इसके अलावा उसकी स्वर्गीय मां के सोने चांदी के गहने भी थे, जिनकी कीमत करीब 25 लाख रुपए थी। यानी वो एक सीधा साधा आत्महत्या का मामला नहीं था, वो तो एक हत्या और 45 लाख की लूट का हाई प्रोफाइल केस था। इसके बाद पुलिस को किसी और उत्प्रेरक की जरूरत नहीं थी। पुलिस जी जान से केस की जांच में जुट गई। जब तक पुलिस इसे सुसाइड समझ रही थी तब तक इन्वेस्टिगेशन भी ढीली थी, लेकिन हत्या और चोरी का खुलासा होने के बाद पुलिस ने उसी स्तर की जांच भी आरंभ कर दी। कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई। अब तक तो गिरिराज वर्मा के परिजनों परिचितों से ही पूछताछ की जा रही थी, लेकिन अब पुलिस ने उस पूरे इलाके के लोगों से पूछताछ आरंभ कर दी। क्या किसी ने गिरिराज वर्मा को किसी युवती के साथ घूमते हुए देखा था? क्या उनके घर किसी युवती का आना जाना था? जवाब था हाँ। वहां आसपास रहने वाले लोगों के माध्यम से पुलिस को पता चला कि करीब साल भर से एक नौजवान युवती गिरिराज वर्मा के घर में रह रही थी। वो बेहद पोश इलाका था, जिसमें कई नए घर बने थे। अपने पड़ोसियों के साथ गिरिराज वर्मा का कोई विशेष उठना बैठना नहीं था, जिसके चलते उस इलाके में उनका घर होते हुए भी घर के अंदर क्या हो रहा था इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। वैसे भी परिवार के नाम पर भी उनके यहाँ कोई नहीं था और करीब साल भर से गिरिराज वर्मा ने लोगों के यहाँ आना जाना भी बेहद कम कर दिया था। जो किसी तरह के फैमिली गेट टुगेदर में ही लोगों के बीच उठना बैठना होता, जान पहचान बनती। यहाँ तक कि किसी घर में होने वाले फंक्शन आदि के लिए भी उनको बुलावा आता तो वे तबीयत खराब होने या कोई अन्य ज़रूरी काम होने का बहाना बनाकर टाल जाते। ऐसे पोश इलाकों में वैसे भी आस पड़ोस में जान पहचान न होना एक सामान्य सी बात ही समझी जाती है। लोग सोशल मीडिया पर हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों को दोस्त बना लेते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि उनके पड़ोस में कौन रह रहा होता है। गिरिराज वर्मा के आस पड़ोस के मामले में भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन ये नियम घर में काम करने वालों, दूध वाले, अखबार वालों आदि पर लागू नहीं होता है। अमीर लोग जहां अपनी दौलत से संतुष्ट होकर अपने आप में सीमित होने की कोशिश करते हैं, नई जान पहचान बनाने में सावधानी बरतते हैं और अपनी रिश्तेदारी और जितनी जान पहचान होती है उसी में संतुष्ट रहते हैं, वहीं गरीब लोगों के लिए ये जान पहचान ही उनकी दौलत होती है। घरेलू नौकर, माली, होकर आदि श्रमजीवी कम आर्य वर्ग के लोग एक दूसरे से पहचान बनाकर रखते हैं, जिससे वक्त जरूरत पर एक दूसरे के काम आ सके। गिरिराज वर्मा के घर के आसपास स्थित घरों में निवासरत लोगों से पूछताछ करने में पुलिस को काफी परेशानी हुई, क्योंकि वे सभी काफी ऊंचे पहुंच वाले प्रभावशाली किस्म के लोग थे। यहाँ तक कि 2 घर दूर पर तो एक विधायक का भी बंगला था। ऊपर से इन बड़े लोगों से पूछताछ में पुलिस को कोई महत्वपूर्ण जानकारी भी नहीं मिल सकी, क्योंकि उनमें से कई तो जानते ही नहीं थे कि उस घर में गिरिराज वर्मा नाम का कोई व्यक्ति रहता भी था। जो जानते थे वो भी इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते थे
कि उस घर में गिरिराज वर्मा रहते थे, लेकिन उन घर के नौकरों, माली, दूध वालों, अखबार बांटने आने वालों होकरों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो कुछ अहम जानकारी पुलिस के हाथ लगी। उन्हीं लोगों ने पुलिस को बताया कि काफी समय से गिरिराज वर्मा के घर में एक युवती रह रही थी, लेकिन यहाँ मामला और भी उलझ गया। इलाके के ज्यादातर लोगों ने तो किसी शनाया गौतम या गिरिराज वर्मा के घर में वो जो भी लड़की रह रही थी उसे देखा तक नहीं था, और जिन्होंने देखा था उन्हें उसके लड़की होने पर ही यकीन नहीं था, लड़की क्या इंसान होने पर ही भरोसा नहीं था। उन लोगों का मानना था कि गिरिराज वर्मा के घर पर किसी चुड़ैल का साया था। शनाया गौतम के नाम से गिरिराज वर्मा के घर जो लड़की रह रही थी वो कोई जीवित इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। उसी के असर के कारण गिरिराज वर्मा ने घर से बाहर आना जाना तक छोड़ दिया था, दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दिया था। जिन लोगों ने उस लड़की को एक आध बार देखा था, जो पुलिस को गवाही दे सकते थे, वो शनाया गौतम का नाम सुनकर ही कांप जाते और ईश्वर का नाम जपने लगते। पुलिस के लिए ये काफी परेशानी वाली बात थी। पुलिस को बार बार उन गवाहों को समझाना पड़ता था कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता। उन्हें अगर किसी लड़की को देखा था तो वो लड़की ही थी, कोई भूत या चुड़ैल नहीं। लेकिन लोग पुलिस की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। उनके पास अपनी दलीलें थीं, जैसे वो लड़की छिपकर क्यों रहती थी, वो दिन के समय घर से बाहर क्यों नहीं निकलती थी, वो इतने कम लोगों को ही क्यों दिखाई देती थी। पहले तो गिरिराज वर्मा के घर में और कोई था ही नहीं, फिर वो लड़की अचानक कहाँ से आ गई, और आई तो इतने गुपचुप तरीके से कैसे कि किसी को भनक तक नहीं लगी। जैसे जैसे पुलिस आगे जांच करती रही वैसे वैसे पुलिस के सामने ये बात साफ होती गई कि शनाया गौतम के चुड़ैल होने की वो अफवाह कोई एकदम से नहीं उड़ी थी। वो घर काफी समय से वीरान पड़ा था, और ऐसे घरों को लोग आम तौर पर भूत बंगले का तमगा दे दिया करते हैं। कई सालों से खाली पड़े उस घर को करीब साल भर पहले ही गिरिराज वर्मा ने खरीदा था, लेकिन जिस प्रकार वे रहस्यमय ढंग से उस घर में रहते थे, उससे उस घर से जुड़ी भूत प्रेत चुड़ैल संबंधी अफवाहें लोगों को और भी ज्यादा विश्वसनीय लगने लगी। खास तौर पर उस लड़की को लोग काफी रहस्यमय मानते थे, जो कि उस घर में गिरिराज वर्मा के साथ रहती तो थी, लेकिन बहुत कम दिखाई देती थी। न घर से बाहर निकलती, न कहीं आती जाती। कभी कभार ही दिखने वाली उस लड़की को लेकर लोगों ने तरह तरह की कहानियां बनानी भी शुरू कर दी, लेकिन वो कहानियां अंधविश्वास पर ही आधारित थी। गिरिराज वर्मा के कत्ल से भी काफी पहले से कॉलोनी में उस तरह की चर्चाएं होने लगी थी। रात के समय लोग उस घर की ओर जाना भी पसंद नहीं करते। हालांकि सभी लोगों के साथ ऐसा नहीं था। कई लोग तो इस तरह की अफवाह से बिल्कुल ही अनजान थे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से वे इस बात से अनजान थे कि गिरिराज वर्मा के घर में उनके साथ कोई लड़की भी रहती थी। लेकिन उन बंगलों में काम करने वाले लोगों में से बहुत से लोग उस चुड़ैल वाली बात पर यकीन करते थे। लेकिन पुलिस को गिरिराज वर्मा के कातिल को गिरफ्तार करना था, किसी चुड़ैल को बोतल में बंद नहीं करवाना था। उस अंधविश्वास अफवाहों के बीच पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी। जांच में पता चला कि कुछ एक ने गिरिराज वर्मा को कभी कभार उस युवती को सनाया नाम से पुकारते भी सुना था। गिरिराज वर्मा का अपना कोई निजी नौकर तो नहीं था, लेकिन आसपास के अन्य लोगों से पुलिस को इस सिलसिले में जो भी जानकारी मिली वो पुलिस के लिए काफी महत्वपूर्ण थी। शनाया नाम की वो युवती करीब साल भर से वकील साहब यानी गिरिराज वर्मा के साथ में उन्हीं के घर में रह रही थी। लोगों ने यदा कदा ही उन्हें घर से बाहर निकलते देखा था, और जब निकलते भी थे तो दोनों को कभी एक साथ निकलते शायद ही किसी ने देखा हो। लोगों के बयान के अनुसार कभी कभी तो हफ्ते 2 हफ्ते उस घर से कोई आते जाते नहीं दिखता था, तो वे समझने लगते कि घर वाले यानी वकील साहब और वो युवती घूमने के लिए कहीं बाहर गए हुए थे। वो लड़की वकील साहब की कौन थी, ये भी लोगों के लिए आश्चर्य का विषय था, क्योंकि वे लोग जानते थे कि वकील साहब के परिवार में केवल एक बेटा और एक बेटी ही है, जिनमें बेटा विदेश में काम करता है और बेटी विवाहित है, अपने पति के साथ रहती है।
फिर वो युवती कौन थी शनाया गौतम? युवती के सरनेम की पुष्टि पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ में नहीं कर सकी, लेकिन गिरिराज वर्मा द्वारा एक दो बार उसे शनाया नाम से बुलाए जाने का पता चलने पर पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वो शनाया ही शनाया गौतम थी, जिसका जिक्र गिरिराज वर्मा की वसीयत में अपने वारिस के रूप में किया गया था। नामी वकील गिरिराज वर्मा पिछले 1 साल से सामाजिक जीवन से कटकर इस तरह अकेले घर में एक युवती के साथ रह रहा था। इतने रहस्यमय ढंग से मारा गया। मरने से पहले उसने अपनी जायदाद भी अपने बेटा बेटी या दामाद के नाम पर करने के स्थान पर उस रहस्यमय युवती के नाम पर कर दी, जो कि इस केस में पुलिस को ही नहीं बल्कि उसके परिजनों को भी आसमान से टपकी हुई लग रही थी। पूरी की पूरी जायदाद उसके नाम पर कर दी थी। एक सिक्का कौड़ी तक अपने परिवार के किसी और सदस्य के नाम पर करने की जहमत मकतूल ने नहीं उठाई और वकील गिरिराज वर्मा की उस बेहद रहस्यमय मृत्यु के बाद उसकी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी की वारिस शनाया गौतम भी इस तरह गायब हो गई जैसे कभी वहां थी ही नहीं। पुलिस के लिए ये केस किसी पिछले 3 महीने से बड़ा सिरदर्द साबित हो रहा था। पहले केस में पुलिस के पास कोई सुराग नहीं थे, क्योंकि पुलिस ने सुराग ढूंढने की इतनी जरूरत ही नहीं समझी, क्योंकि तब वो पुलिस को आत्महत्या का केस लग रहा था। फिर शनाया गौतम का नाम सामने आने के बाद हत्या का मामला लगने पर नए सिरे से जांच करने पर पुलिस को कई सबूत मिले। उस शनाया गौतम के बारे में पता चला जिसका पहले कोई अस्तित्व ही नहीं लग रहा था, जो मकतूल की करोड़ों की प्रॉपर्टी की वारिस बन गई थी। लेकिन शनाया गौतम के मामले में पुलिस एक बार फिर 9 दिन चले 2.5 कोस वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए सबूतों के अभाव वाली जगह पर आ गई थी। अब पुलिस को ये तो पता था कि शनाया गौतम थी जो गिरिराज वर्मा के साथ रहती थी, लेकिन पुलिस को ये नहीं पता था कि वो कौन थी, कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई। उसके इस तरह से रहस्यमय ढंग से गायब हो जाने का एक ही मतलब समझ में आता था। लंबी जांच पड़ताल के पश्चात पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि घर में सैफ से हुई लूट की घटना के सीसीटीवी फुटेज में दिख रही युवती शनाया गौतम ही थी और गिरिराज वर्मा ने भी आत्महत्या नहीं की थी, उनकी हत्या की गई थी। जारी है।